हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम जेनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। जेनेटिक्स पेपर 2 का सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करने वाला क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से आते हैं, और उसमें भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 80%, अगर हम देखें 80% क्वेश्चन उन्हीं एरिया में से बार बार रिपीट होते जा रहे हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक है मेंडल्स लॉज ऑफ हेरिडिटी। आप देखेंगे कि हर साल एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अगर हर साल नहीं तो एवरी ऑल्टरनेट ईयर एटलीस्ट एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। तो अगर आप सिर्फ ये लेक्चर ही ढंग से देख लेते हैं, दिस विल एंश्योर कि यू स्कोर एटलीस्ट 15 मार्क्स। ठीक है, 15 मार्क्स आपके श्योर हो जाएंगे अगर आप सिर्फ ये छोटा सा लेक्चर आज देख लेते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। पर उससे पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस बनाई थी जहां मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे कि आप क्वेश्चंस लिखिए, उसके आंसर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कीजिए और हम इवेल्युएट करके आपको फीडबैक देंगे, जिससे आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होगी और आप ज्यादा एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। बट बहुत ही कम लोगों ने अपने आंसर शेयर किए हैं, तो मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि आंसर राइटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सिविल सर्विसेज एग्जाम का, या बहुत ही इंपॉर्टेंट या सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आप जितना लिखेंगे उतना ही आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप लिखिए, उस पर फीडबैक लीजिए, उसे इम्प्रोवाइज कीजिए और अपनी प्रैक्टिस में लाइए। इसलिए इस लेक्चर में भी हम कुछ क्वेश्चन शेयर करेंगे, आप उनका आंसर लिखिए और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां उसे शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है पेपर 2 की। ठीक है, मोर देन 50% ऑफ पेपर 2 यहीं से आता है, और उसमें भी जैसा मैंने बताया 80% ऑफ द टाइम्स वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और मेंडल्स लॉज ऑफ हेरिडिटी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो मेंडल्स लॉज ऑफ हेरिडिटी में से पिछले सालों में आए हैं। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस देखिए किस तरह के आए हैं। डिस्क्राइब वेरियस लॉज ऑफ हेरिडिटी एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद सुटेबल एग्जांपल्स। मैं क्यों ये क्वेश्चन अपने हर वीडियो में डालता हूं, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, और जब आप उस टॉपिक को पढ़े तो आप अपने दिमाग में आंसर फ्रेम करना शुरू करते हो कि अगर 15 मार्क्स का यही चीज पूछ ली जाती है तो मैं कैसे लिखूंगा, 10 मार्क्स का मैं कैसे लिखूंगा। ठीक है, आप माने ना माने, अगर आप एक बार क्वेश्चन सुन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रोसेसिंग आपके दिमाग में चलने लगती है। ठीक है फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन क्या आया था, ये 2018 में आया था। एनलिस्ट मेंडल्स डिफरेंट लॉज, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स। 2016 में एक क्वेश्चन आया था, इलेबोरेट मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल। तो आप देख रहे हैं 15-10 हर साल ऑलमोस्ट क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो इससे पहले कि हम इन लॉस के बारे में पढ़े, हम थोड़ा सा एक हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। बाकी हम डिटेल में जब जेनेटिक्स पे वीडियो बनाएंगे वहां हम ये चीजें दोबारा से कवर करेंगे। तो ये है मेंडल, ग्रेगोर मेंडल। इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। इन्होंने इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर स्टडी की थी, कैसे जनरेशन टू जनरेशन ट्रेड्स कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं। ठीक है, इन्होंने गार्डन पी का जो प्लांट होता है उसके ऊपर अपनी स्टडी करी थी। 7 डिफरेंट कैरेक्टर्स को इन्होंने स्टडी करा था। ठीक है, आगे ये भी पढ़ेंगे कि इन्होंने यही प्लांट क्यों चूज किया, इन्होंने क्या ऐसा किया जो इनके प्रेडिसेसर्स थे वो लोग नहीं कर पाए, क्यों ये सफल हुए। ठीक है, तो वो हम एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उन पे हम वीडियोस बनाएं तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए ना, ताकि हम भी मोटिवेटेड फील करें कि हाँ, मोर पीपल आर गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम आवर लेक्चर्स। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और जिस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं उसे आप कमेंट में या हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे हमें बता सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सेम कैरेक्टर्स ट्रांसफर हो रहे हैं। देख रहे हैं ना आप, शक्ल कैसे मिल रही है, इधर भी शाहरुख भाई और उनके बेटे की शक्ल कैसे मिलती है। तो ये कैरेक्टर्स कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे ट्रेड्स पास हो रहे हैं, कौन सा ट्रेड पास हो रहा है, कौन सा पास नहीं हो रहा है, कौन सा हमें देखने को मिल रहा है, कौन सा अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो यही जो चीजें थी उनमें मेंडल का इंटरेस्ट जागा, और वो काफी उन्हें ये प्रॉब्लम इंटरेस्टिंग लगी। तो आगे हम देखेंगे कि उन्होंने कितना इंटरेस्टिंग वे में, कितना मैथमेटिकल वे में इसको स्टडी किया और अपने ये लॉज दिए। मेंडल ने हमें 2 मेन लॉ दिए थे, जिन्हें हम लॉ ऑफ इनहेरिटेंस या लॉ ऑफ हेरिडिटी कहते हैं। ठीक है, तो वो लॉ कौन कौन से थे वो हम देख लेते हैं। पहला लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ स्प्लिटिंग हाइब्रिड्स, इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। आप ये तीनों नाम ध्यान रखें। ठीक है, एक बार एग्जाम में क्या होगा,
आपसे इनमें से कोई भी नाम दे दिया गया होगा और आपसे वो पूछ लिया होगा और आपसे क्वेश्चन वो कर लेगा कि इसे एक्सप्लेन कीजिए। तो होता क्या है, हमें कई बार एक नाम पता होता है, दूसरा भूल जाते हैं, हम दो के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को स्प्लिटिंग हाइब्रिड्स भी कहा जाता है ना। ऐसे आदमी सही में आप एग्जाम टाइम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इन पर्टिकुलर कह रहा हूँ आप ये तीनों नाम याद रखिए कि ये तीनों एक ही लॉ के हैं और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो सेपरेट ही है, ठीक है। इसके अलावा मेंडल ने एक फिनोमिना के बारे में, दैट इज फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस के बारे में भी हमें बताया था, बट उसे हम लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं कहते, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ ये पूछ लिया जाता है एनलिस्ट द लॉज गिवन बाय मेंडल, तो आप ये तीनों लॉज लिखेंगे। बट अगर वो पूछ रहा है एनलिस्ट लॉज ऑफ हेरिडिटी और एक्सप्लेन द लॉज ऑफ हेरिडिटी एज गिवन बाय मेंडल, तो आप सिर्फ ये दो लॉज लिखेंगे, ठीक है। जो फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस है इसे लॉ ऑफ हेरिडिटी क्यों नहीं कहा जाता, एज इट्स डिस्क्रिप्शन अबाउट जेनेटिक फंक्शन और जीन एक्सप्रेशन लीडिंग टू फिनोटाइप डेवलपमेंट, ठीक है। लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं है ये। तो हम अपना पहला लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ स्प्लिटिंग हाइब्रिड्स और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो ये लॉ क्या कहता है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। लॉ क्या कहता है, the two alleles of a gene remain separate and do not contaminate each other in F1 or the hybrid। सही है। तो जीन क्या है, वैसे तो हम ये सब डिटेल में देखेंगे पर मैं बता देता हूँ जीन क्या होता है। एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक जीन होता है हमारी बॉडी में, इनफैक्ट डीएनए के ऊपर एक जीन होता है, वो एक कैरेक्टर को डिफाइन कर रहा होता है और एक जीन के दो एलील होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कलर को ले लूं तो उसके दो एलील हो सकते हैं, लेट्स से ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब असली में हम बाद में देखेंगे बहुत सारे होते हैं, वो बहुत सारे एलील्स होते हैं कलर के लिए, बट यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए एक ब्लैक एक व्हाइट होगा। वैसे ही हम हाइट अगर एक कैरेक्टर अपना कंसीडर कर लें तो हाइट एक जीन है, वो जीन दो तरह का हो सकता है, या तो टॉल हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है, ठीक है। अभी इतना समझ में आ गया, बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए, आगे हम इसे डिटेल में देखेंगे। So, two alleles of a gene remain separate and do not contaminate each other in F1 or the hybrid. During the time of gamete formation, two alleles separate from each other and pass into different gametes. The gametes are always pure for every gene since they have only one copy of each gene, either R or R. So the law of purity of gametes. इसे हम यहाँ एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये टॉल वेराइटी है, टॉल प्लांट है हमारे पास, पी प्लांट, जो मेंडल ने जैसे एक्सपेरिमेंट किया था। ये ड्वार्फ प्लांट है, ठीक है। यहाँ इस जीन के दोनों एलील हैं, टॉल और ये टॉल है ना, प्योर टॉल है ये। और यहाँ जो दोनों एलील हैं वो स्मॉल टी हैं, इसका मतलब है प्योर ड्वार्फ है। इन दोनों की मेटिंग होती है सही है, दोनों की मेटिंग हो रही है और ये जो वेराइटी आएगी वो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके अंदर दोनों एलील है, ठीक है ना। इस जीन से भी यहाँ पर एक एलील आ गया कैपिटल टी, यहाँ से एक एलील आ गया स्मॉल टी। तो जो हमारी F1 जनरेशन हुई, यानी कि जो हमारे पेरेंट्स थे उन्हें क्रॉस करने के बाद जो जनरेशन थी उसमें हमें सभी प्लांट्स टॉल मिले। हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो यही कह रहा है, आप यहाँ देखिए, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन टू एलील सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड पास इनटू डिफरेंट गैमीट्स, ठीक है। ये दोनों एलील ऐसे सेपरेट हो गए थे और यहाँ गैमीट में आ गए। During the time of gamete formation, two alleles separate from each other and pass into different gametes। तो ये हमारे gametes है ना, दो एलील ये सेपरेट हो गए और यहाँ गैमीट में आ गए। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गैमीट्स हमेशा प्योर होते हैं, ठीक है। उनके पास क्योंकि सिर्फ एक कॉपी होती है, या तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, यहाँ हमने आर लिखा हुआ है, और कैपिटल टी या स्मॉल टी है। और अब हम यहाँ देखेंगे तो हम पहले पॉइंट पे आ जाएंगे। ये हम, अच्छा अब ये हमारा F1 जनरेशन हो गया जिसमें हमारे पास दोनों एलील हैं। अभी जो पहला पॉइंट है, अब जब F1 को हम क्रॉस कराएंगे हमें F2 जनरेशन मिलेगी, इसको क्या बोलते हैं, पुनेट स्क्वायर, ठीक है ना। तो दो हमने इस जेनेटिक मेकअप के इंडिविजुअल्स ले लिए, ये उनके एलील्स हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज फीमेल दिस इज मेल। अब ये स्क्वायर में हम देखेंगे तो हमें जो भी इसके इंडिविजुअल होगा इनकी मेटिंग से उसका जीनोटाइप पता चल जाएगा, ठीक है ना। सो अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, टू एलील्स ऑफ अ जीन रिमेन सेपरेट एंड डू नॉट कंटामिनेट ईच अदर इन F1 और द हाइब्रिड, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर जो ये दो एलील थे स्मॉल टी और कैपिटल टी, ये दोनों सेपरेट रहे थे और इन्होंने एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं किया था। भैया या तो ये मिल जाएंगे, अगर ये मिल जाएंगे तो एक ही इफेक्ट हमें दिखेगा, टॉल वाला इफेक्ट हमें दिख रहा है, तो आगे भी हमें सिर्फ टॉल का इफेक्ट दिखना चाहिए है ना, अगर ये सेपरेट नहीं है तो। पर हम आगे यहाँ देख रहे हैं, जब हमने पुनेट स्क्वायर बनाया
इनको हमने दोबारा से मेटिंग करवाई तो हमें 3:1 की रेशो में टॉल और ड्वार्फ इंडिविजुअल्स मिले। सही है ना, ये फिनोटाइप है। कैपिटल टी जहां पर भी है वो टॉल है क्योंकि ये डोमिनेंट कैरेक्टर है ना, और ये स्मॉल टी ये रिप्रेसिव कैरेक्टर है हमारा, इसीलिए अगर कैपिटल टी प्रेजेंट रहेगा तो ये अपना एक्सप्रेशन नहीं दिखाएगा। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है, इसी वीडियो में हम आगे भी देखेंगे। पर इससे हमें एक चीज पता चल रही है कि भले ही F1 में तो हमें ड्वार्फ कोई भी देखने को नहीं मिला, पर ये जो एलील था ये अभी भी वहां जिंदा था। ये ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी के साथ मिल गया था जाके, इसने अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट रखा हुआ था। बस ये है कि कैपिटल टी डोमिनेंट था तो स्मॉल टी हमारा वहां पर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था, और वो अब जाके यहाँ एक्सप्रेस हुआ F2 में। ठीक है, वही ये कह रहा है the two alleles of a gene remain separate and do not contaminate each other in F1 और the hybrid। ठीक है, और यही सेम चीज जो अभी मैंने डायग्राम से आपको एक्सप्लेन की वो यहाँ पर हमने लिखी हुई है। ठीक है, कि भैया दोनों जो एलील थे वो F1 F2 दोनों में अपना प्रेजेंट रहे विदाउट ब्लेंडिंग थ्रू ईच अदर। यही सेम चीज लॉ भी कह रहा है, यही हमने यहाँ भी लिखी है और ये हमने डायग्राम में भी देख ली है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ स्प्लिटिंग हाइब्रिड्स, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। चलो हम ये देख लेते हैं इन्हें कहते क्यों ऐसा है ना। सेग्रीगेशन, भैया ये सेग्रीगेट हो रहे हैं, ठीक है, सेग्रीगेट हो रहे हैं। स्प्लिटिंग हाइब्रिड्स, तो ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड अपना स्प्लिट हो रहा है ना, स्प्लिट हो गए दोनों एलील्स इसके। प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, बिकॉज गैमीट्स आर ऑलवेज प्योर, एक ही टाइप का एलील होगा। ठीक है, तो कैपिटल टी या स्मॉल टी। ठीक है ना, आगे तीनों चीजें समझ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ स्पेशल फीचर्स देख लेते हैं हम इस लॉ के, है ना। तो सेग्रीगेशन ऑफ जीन प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ गैमीट्स इन इक्वल फ्रीक्वेंसी। अभी हमने देखा था कैपिटल टी स्मॉल टी, ऐसे ही चार होते तो फिर इक्वल फ्रीक्वेंसी में बन जाते चार, है ना। Separation of two elements usually takes place due to separation of homologous chromosomes during meiosis। ठीक है, तो डीएनए तो सबको पता ही होगा यार, डीएनए टेस्ट होता है उससे पता लग जाता है कौन किसका माँ है बाप है ना। जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए में होती है। डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम का मटेरियल होता है। ठीक है ना, क्रोमोसोम हमारे जो है उसका डीएनए फॉर्मेशन मटेरियल है, और डीएनए के ऊपर ही हमारे जीन्स होते हैं। तो क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब जो हमारे क्रोमोसोम है जो भी वो हमेशा पेयर में रहते हैं ना। तो जब ये क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं तो हमारे ये एलील्स भी सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, यही वो बता रहा है स्पेशल फीचर में। और क्या सिग्निफिकेंस है भैया, ड्यू टू सेग्रीगेशन नंबर ऑफ जीन्स डोंट गेट डबल्ड इन सक्सेसिव जनरेशन, है ना। तो अभी हमने देखा कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है, ये दो एलील्स थे, ये दो एलील थे। अब ये सेग्रीगेट हो गए और यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अगर ये सेग्रीगेट नहीं होते तो यहाँ दो बार टी होता, दो बार स्मॉल टी होता, तो नंबर ऑफ जीन्स डबल हो जाते। बट सेग्रीगेशन हो रहा है तो नंबर ऑफ जीन्स डबल नहीं होंगे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यू वेराइटी एज एलील्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। सही ना, तो आप सिस्टमेटिकली न्यू वेराइटीज डेवलप कर सकते हैं। अच्छा, अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है तो आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, ये लॉ लिखा ऊपर, ये डेफिनेशन हो गई, ऐसे डायग्राम हो गया, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे और आप इसके स्पेशल फीचर्स या सिग्निफिकेंस बता देंगे। तो आप यकीन मानिए आपको जो मैक्सिमम मार्क्स एग्जामिनर दे रहा होगा किसी को, आपको भी देगा। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट लॉ ऑफ हेरिडिटी है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बट इससे पहले हम क्या करते हैं, एक बार जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, तो ये लॉ ऑफ हेरिडिटी नहीं है या फिनोमिना ऑफ डोमिनेंस, उसे हम पढ़ लेते हैं, वो भी मेंडल ने बताया। ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस तो क्या बताया था मेंडल ने, स्टार्टिंग विथ प्योर लाइन द ट्रेट्स which express in F1 is the dominant one। ठीक है, तो हमने एज्यूम कर लिया ये हमारे प्योर पेरेंट्स थे। दैट इज प्योर का मतलब क्या होता है कि एक जीन के लिए दोनों एलील जो हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ये टॉल है और इसका जीन क्या है कैपिटल डी, कैपिटल इसका जीन है डी, तो इसमें दोनों कैपिटल के होंगे ना। ऐसा नहीं है कि रिसेसिव कैरेक्टर वाला स्मॉल डी भी है और डी डोमिनेंट है इसलिए एक्सप्रेस कर रहा है। तो ये प्योर टॉल है, ये प्योर ड्वार्फ है, और इसका हमने हाइब्रिड, जब इसको हमने मेटिंग की तो हमें हेट्रोजाइगस टॉल मिला। सही है, ये प्योर नहीं है, इसमें हमारे पास कैपिटल डी भी है स्मॉल डी भी है। और इसको जब हम फर्दर अगर क्रॉस करेंगे F2 के लिए तो उसमें हमें टॉल और ड्वार्फ दोनों तरह की वैरायटी 3:1 में मिल जाएगी, जो हम पहले जैसा देख चुके हैं। ठीक है ना,
बट ये लॉ बट इस लॉ के लिए हमें सिर्फ F1 तक जाना है। क्या कह रहा है? स्टार्टिंग विथ प्योर लाइन द ट्रेट विच एक्सप्रेस इज इन F1 इज द डोमिनेंट वन। ठीक है, तो यहाँ से आप, ये एक बॉलीवुड से एग्जांपल है, ये हमारे महानायक जी हैं अमिताभ बच्चन जी, इनकी हाइट के लिए तो मशहूर ही है, ये उनकी वाइफ है, और इनका जो बेटा है उसकी आप हाइट देखिए, वो भाई हमारा कितना लंबा है ना। तो इससे क्या पता लगता है कि टॉल कैरेक्टर था वो डोमिनेंट था, तो डोमिनेंट कैरेक्टर ही इन्होंने इनहेरिट किया और इनकी हाइट वैसी हुई। आप अपने आसपास भी और चीजों में भी इसे देख सकते हैं, कलर में, मस्कुलाइनिटी में, और भी डिफरेंट कैरेक्टर्स होंगे, जो भी डोमिनेंट बिहेवियर होगा जनरली वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। ओके, सो जो हमारा सेकंड लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है, ये क्या बताता है? अगर सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो ये बोल रहा है कि अगर दो जीन है हमारे पास, दो डिफरेंट कैरेक्टर्स के लिए, ठीक है, एक कैरेक्टर लेट से हाइट के लिए है, एक कैरेक्टर हमारा किसके लिए है? कलर के लिए है। तो उसमें क्या होगा, जो कलर वाला है उसके जो एलील्स हैं वो अपना इंडिपेंडेंटली अलग होंगे, या उनका बिहेवियर जो है वो अलग रहेगा, उनका बिहेवियर जो है वो इंडिपेंडेंट होगा किसी और कैरेक्टर के जीन। फॉर एग्जांपल हाइट के लिए है ना, हाइट के लिए लेट से हमारे पास एलील है कैपिटल टी, और कलर के लिए है कैपिटल सी। तो ये दोनों इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो गए, इन दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, है ना। यही ये लॉ बता रहा है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। any one allele of a gene is equally likely to be combined with any allele of other gene and pass into the same gamete. Independent segregation of two genes produce different type of gametes in equal proportion. Segregation of two or more characters in the same hybrid is independent of each other, can only be explained using a dihybrid cross. ठीक है। अच्छा, मेंडल ने इसको प्रूव करने के लिए क्या करा था, उन्होंने एक राउंड येलो सीड लिया वर्सेस एक दूसरा प्लांट जिसका सीड क्या था, ग्रीन रिंकल्ड, सही है। तो सीड शेप हो गई, सीड कलर हो गया, एक में राउंड येलो, एक में ग्रीन रिंकल्ड। तो इसको क्रॉस किया तो हमें क्या मिला, राउंड येलो सीड मिल गया, बिकॉज राउंड और येलो जो थे वो डोमिनेंट ट्रेट्स थे। बट इसको जब हमने F1 को क्रॉस कराया तो हमें F2 मिली। तो अब हमने राउंड येलो जो हमें F1 में मिले थे उन्हें हमने क्रॉस कराया, यहाँ पे हमें F2 जनरेशन मिल गई, ठीक है। तो F2 में हमारे पास जो सीड्स है वो कैसे आए, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन। और कितने नंबर्स थे इनके, 9 हमें इस तरह के मिले, 3 हमें राउंड ग्रीन मिले, 3 ही हमें रिंकल्ड येलो मिले, और एक हमें रिंकल्ड ग्रीन मिला, ठीक है। तो एक बार हम ये देखें कि सीड, एक बार अगर हम ये देखें कि भैया सीड शेप का जो फिनोटिपिक रेशो है वो क्या है, सीड शेप मतलब राउंड एंड रिंकल्ड। तो 9 प्लस 3, 12 हमें राउंड सीड्स मिले हैं, 3 प्लस 1 4, ये हमें रिंकल्ड सीड्स मिले हैं। तो 12:3, 12:4, तो 12:4, या जो 12:4 है ना, डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, 3:1। और अभी हमने पहले क्या देखा था, जब भी हम F2 में जा रहे थे तो टॉल वर्सेस ड्वार्फ भी हमें क्या मिल रहा था, 3:1। इसका मतलब इंडिपेंडेंटली मामला चल रहा है यहाँ पे, है ना। सेम अगर हम कलर के लिए देखें, येलो वर्सेस ग्रीन, तो 9 येलो प्लस 3 येलो 12 येलो हो गए। ग्रीन हम देखे जाए तो 3 ग्रीन प्लस 1 ग्रीन, अगेन 12:4 विच इज 3:1। तो सेम वही चीज चल रही है, जो कलर के जो एलील्स हैं या कलर का जो जीन है वो इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहा है ऑफ द जीन ऑफ सीड शेप, है ना। दोनों इंडिपेंडेंटली बिहेव कर रहे हैं, 3:1 3:1। अच्छा, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है। ये वर्क कहां पर करता है, सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स के लिए वर्क करता है जो डिफरेंट होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पर है। एक्सप्लेन साइमल्टेनियस इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर, जो अभी हमने देखा, सीड शेप, सीड कलर। रैंडम और फ्री असॉर्टमेंट लीड्स टू न्यू फॉर्मेशन ऑफ कॉम्बिनेशंस, ठीक है। सेवरल कैरेक्टर्स कैन बी कंबाइंड, तो आगे हम पढ़ेंगे जीन पिरामिडिंग, एक टेक्निक होती है जिसमें सेवरल कैरेक्टर्स को आप कंबाइन कर सकते हैं, स्पेशली जब हमें कोई डिजीज रेजिस्टेंस या पेस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं, वेरियस वैरायटीज में से वो पर्टिकुलर जीन उठाते हैं जो डिजीज के लिए या इंसेक्ट के लिए उस वैरायटी को रेजिस्टेंस बनाता है, और फिर हम उसे एक पर्टिकुलर वैरायटी में
कंबाइन कर देते हैं, इसे कहते हैं जीन पिरामिडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने पहले ही देख लिया। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है जो भी हमने पहले देखे थे। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप इनका आंसर लिखिए और हमारे टेलीग्राम पे जरूर सबमिट कीजिए। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो बहुत मुश्किल है कि आप इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा। तो लिखना मत छोड़िए, ऐसा मत सोचिए कि मेरा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर मैं लिखूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने ये टॉपिक अभी पढ़े, इन क्वेश्चंस में किसी का भी आंसर कीजिए, टेलीग्राम पर शेयर कीजिए। और मेरी एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, बहुत मेहनत से ये वीडियो बनी है, तो जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए। जब ज्यादा लोग देखते हैं, हमसे ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि ज्यादा लोग हमारी वीडियो से बेनिफिट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच रहे हैं, हमें भी लगता है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप जितना शेयर कर सके इसे कीजिए। हम भी कोशिश करेंगे उतनी जल्दी हम वीडियोस लेकर आए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।